फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर 10 था गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, और हमने इसमें 10.2 का 1 गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन किया था। गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी, इसका मान कितना आया था? 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। चलिए आज हम 10.2 का 2 देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। तो ये समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं मतलब खोखली, ठोस, बड़ी या छोटी किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेगी, तो इसको देखने के लिए मतलब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कागज़ की शीट और एक पत्थर है ना, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराएंगे तो देखेंगे कि धरती पर कौन पहले पहुंचता है। हम देखते हैं कि कागज़ धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है ना। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है, और गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है, और कागज़ पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। और इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में या बंद जार में, जहाँ पर वैक्यूम हो, है ना, मतलब निर्वात हो, जहाँ पर हवा ना हो, उसमें करेंगे तो कागज़ और पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। और जैसा कि हमने समीकरण 10.9 समीकरण 10.9 क्या था? ये G बराबर G/m/r का वर्ग, ये हमारा 10.9 समीकरण था। तो इसमें हमने देखा कि वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला ये त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए, है ना। तो एक कहानी के अनुसार इस मतलब ये जो विचार है, इसकी पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से अलग अलग वस्तुओं को गिराया, क्योंकि पृथ्वी के निकट मतलब जी का मान, है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर रहता है ना। तो एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण एक ही स्थान पर हम अगर जी रखें तो भी मान्य होंगे। तो देखिए ये जो समीकरण है, तो उसके अनुसार v बराबर u प्लस AT। तो ये एक और समीकरण हमको प्राप्त हो गया 10.10। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो s बराबर ut प्लस 1/2 AT का वर्ग। तो ये हमको एक और समीकरण मिल गया। फिर v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो ये हमारा एक और समीकरण आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर u क्या है? u और v जो है प्रारंभिक और अंतिम वेग, और s क्या है? तो s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। ओके, तो इन समीकरणों का उपयोग करते हुए यदि त्वरण a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इनको धनात्मक लेंगे, और अगर त्वरण a को तब हम ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता हो। ओके, तो इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम। मान लो एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो परिकलन कीजिए। पहला, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। दूसरा, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तो ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हल इसका। तो तय की गई दूरी कितनी है? मतलब s बराबर 10 मीटर, अंतिम वेग v बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड, गुरुत्वीय त्वरण मतलब g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, तो वस्तु का त्वरण a क्या होगा? माइनस
9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहली स्थिति प्राप्त होती है, v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो v है वो 0 था, तो 0 बराबर u का वर्ग धन 2 गुणित ब्रैकेट में माइनस मतलब ऋण 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग गुणित 10 मीटर। तो इसको फिर हम ऐसे हल करेंगे तो माइनस u का वर्ग बराबर माइनस 2 गुणित 9.8 गुणित 10 का घात m का वर्ग s का वर्ग। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल कर लेते हैं। u बराबर 196 मीटर प्रति सेकंड, फिर u बराबर ये वर्गमूल निकालने पर इसका 14 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो v बराबर दूसरी स्थिति क्या होगी, v बराबर u धन at। तो v यहाँ पर 0 था, तो शून्य बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड में से ऋण 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग गुणित t कर देने पर तो हमको यहाँ पर t प्राप्त हो जाएगा, t बराबर 1.43 सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये जो दो स्थिति हमको जाननी थी, क्या था, पहला वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, तो हमको प्राप्त हो जाएगा u बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और दूसरा वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, तो ये कितना प्राप्त हुआ हमको, t बराबर 1.43 सेकंड। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दस दशमलव 3 द्रव्यमान। फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है ना। तो हमने ये भी सीखा कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या फिर जो अंतरिक्ष है वहाँ पर हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। फ्रेंड्स, द्रव्यमान और भार के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था, है ना। तो अगर आपको याद हो तो, याद ना हो तो आप फिर से उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही मैं। अब देखते हैं 10.4 भार। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और ये बल वस्तु के द्रव्यमान मतलब m और पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल मतलब स्मॉल g, है ना, त्वरण के कारण मतलब त्वरण पर निर्भर करती है ना। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इससे इसकी परिभाषा क्या बनी, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है और इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, और मान लो हमको ज्ञात है, पहले हम जो पिछले हमने पढ़ा उससे हमको ज्ञात है कि F बराबर m इंटू a। तो ये हमको एक और समीकरण प्राप्त हो गया, मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर F बराबर m इंटू जी। तो यहाँ पर एक और समीकरण मिल गया 10.14। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम समीकरण 10.14 में W को अगर प्रतिस्थापित कर दे तो हमको W बराबर m इंटू जी ये प्राप्त हो जाएगा और ये हमारा एक और समीकरण बन गया। ठीक है, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है ना, जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है और भार का SI मात्रक वही है जो बल का है, मतलब न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन को n से दर्शाते हैं। तो भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, भार में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो क्या कहलाती है, वो सदिश राशि कहलाती है।
ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर, मतलब किसी भी स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, मतलब W इंटू एम। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी हो या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। ओके, ठीक है। तो आपको भार और द्रव्यमान समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं 10.4 का 1, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो फ्रेंड्स, हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है, ठीक है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है और इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और चंद्रमा पर इसका भार Wm है। तो मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान मतलब m तथा इसकी त्रिज्या Rm है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा, तो उसको हम सूत्र से कैसे लिख सकते हैं, Wm g m स्मॉल m अपॉन R2 का वर्ग Rm का वर्ग, ठीक है। ये हमको एक और समीकरण प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार Wi है और पृथ्वी का द्रव्यमान m है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, R होगी। तो इसके अनुसार हम एक सारणी देख लेते हैं, छोटी सी सारणी है, उसमें हम देखते हैं। मान लो कोई खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी और चंद्रमा को लिया है हमने, तो द्रव्यमान क्या होगा और त्रिज्या क्या होगी। तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 10 का घात 24 और उसकी त्रिज्या 6.37 10 का घात 6, और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 10 का घात 22, त्रिज्या 1.74 10 का घात 6। तो फ्रेंड्स, अब समीकरण 9 10.9 और 10.15 से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमको ये सूत्र प्राप्त होता है जो हमारा अगला समीकरण होगा। तो Wi g m अपॉन R2, ठीक है। ये हमारा अगला समीकरण मिल गया हमको। तो समीकरण 10.16 और 10.17 से 16 और 17 जो हमने पिछले किया में सारणी 10.1 के उपयुक्त मान रखने पर, ये जो सारणी में हमको द्रव्यमान और त्रिज्या दी गई है उसका मान अगर हम इस सूत्र में रखें तो क्या प्राप्त होगा, तो Wm g 7.36 10 का घात 22 किलोग्राम मीटर बटे 1.74 10 का घात मीटर का वर्ग, ठीक है। तो अब इसको हल करते जाएंगे तो Wm 2.431 10 का घात 10 g इंटू तब गुणित m। तो ये हमारा अगला समीकरण मिल गया 10.18 का a, और इसी तरह से Wi 1.474 10 का घात 11 g गुणित m। तो ये हमारा अगला समीकरण 10.18 का b मिल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं तो Wm बटे Wi, तो इसको भी कर देंगे 2.431 10 का घात 10 बटे 1.474 10 का घात 11, या फिर Wm बटे Wi बराबर, अब इसको हल करेंगे तो 0.165 बराबर 1/6 प्राप्त होगा हमको। तो ये हमारा अगला समीकरण 10.19 मिल गया। तो यही क्या है, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार बटे वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर 1/6। आपको पता है, मान लो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना भी है तो चंद्रमा में वह पृथ्वी के भार का 1/6 होगा, ठीक है। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा, ये हमको प्राप्त हो गया 1/6 गुणित
इसका पृथ्वी पर भार, मतलब जिस वस्तु का हम पृथ्वी पर भार निकालेंगे उसका चंद्रमा पर भार 1/6 होगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो द्रव्यमान क्या है, m बराबर 10 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण g बराबर हमको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, है ना। तो अगर इसका मान अगर इसमें रख दे तो w बराबर m इंटू जी, आपको पता है भार बराबर, है ना, मतलब वेट बराबर m इंटू जी। तो w बराबर 10 किलोग्राम गुणित 9.8 मीटर सेकंड का वर्ग। तो हमको यहाँ पर हल करने पर कैलकुलेट करेंगे तो हमको 98 न्यूटन प्राप्त होगा। तो यही हमारा आंसर है, अतः वस्तु का भार 98 न्यूटन होगा। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, अगर इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो फ्रेंड्स हमें ज्ञात है कि चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 गुणित पृथ्वी पर इसका भार जितना होगा उसके 1/6 होता है। तो यहाँ पर Wm बराबर We/6, मतलब We/6 बराबर 10/6 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करेंगे तो 1.67 न्यूटन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया, अतः चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार 1.67 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 10.5 प्रणोद तथा दाब। तो फ्रेंड्स क्या आपने कभी सोचा है कि ऊँट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाते हैं, या फिर सेना का टैंक, है ना, जिसका भार बहुत हजारों टन होता है, तो वो सिर्फ एक चैन पर टिका होता है, या फिर किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं, या काटने वाले जो औजार हैं वो धार उनका तेज क्यों होता है। तो फ्रेंड्स इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए और इनमें जो मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिए हैं उसको समझने के लिए दी हुई वस्तु पर विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल मतलब नेट बल को ही प्रणोद कहते हैं। ठीक है, और प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल मतलब दाब। ठीक है, मतलब प्रति एकांक क्षेत्र मतलब किसी निश्चित क्षेत्र पर, ठीक है, लगने वाले बल को ही एकांक क्षेत्रफल बोलते हैं और उसी को दाब कहा जाता है। तो इस धारणा से मतलब इस जो धारणा है इससे परिचित होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो प्रणोद और दाब का अर्थ समझने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई बुलेटिन बोर्ड है ना, उस पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हो। ओके, तो इसके लिए आपको ड्राइंग पर पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा और इस अवस्था में आप पिन के जो ऊपरी चपटे भाग हैं उसकी सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाओगे तो ये बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। ठीक है ना। आप पिन के ऊपरी सतह पर दबाव लगाओगे, बल डालोगे, तब तो वो सीट पर जो बुलेटिन बोर्ड के सीट है उस पर अंदर धंसेगा, तो ये बल पिन की नोक पर बहुत छोटे से क्षेत्रफल पर लगता है। ठीक है, और मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप किसी ढीले रेत पर है ना होते हो तो आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं और जब रेत पर अगर लेट जाओगे तो आप देखोगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता और दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार जो है वो बराबर होगा, है ना। आपका शरीर का भार तो बराबर ही है, चाहे आप उस पर खड़े हो रहे हो तो भी और लेट रहे हो तो भी। तो आप पढ़ चुके हो कि भार जो है ऊर्ध्वाधर दिशा, है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी, है ना, तो दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है और यहाँ पर बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा है कि किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को ही प्रणोद कहते हैं। ओके,
और जब आप किसी शिथिल रेत पर, है ना, रेत पर खड़े होते हो तो बल आपके शरीर का जो पूरा भार है वो आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है, और जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का अलग अलग क्षेत्रफल पर अलग अलग प्रभाव होता है। ओके, तो दोनों स्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं, इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर कि वह लगता है। ठीक है, और रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक होता है। ओके, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को ही दाब कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दाब क्या हो जाएगा, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ये हमको एक और समीकरण 10.20 मिल गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स समीकरण 10.20 में इस जो समीकरण है इसमें प्रणोद और क्षेत्रफल के एसआई मात्रक को अगर हम प्रतिस्थापित कर दें तो हमें दाब का एसआई मात्रक मिल जाएगा। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग या फिर न्यूटन मीटर का वर्ग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो दाब का एसआई मात्रक है, पर वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल जो है उनके सम्मान में दाब का एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग भी दिया गया है, लेकिन दाब का मात्रक जो है वो पास्कल कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं 10.5 का 1। फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जिस प्रकार वही बल है ना जो छोटे क्षेत्रफल पर लगाया जाता है तो अधिक दाब और बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। यही कारण है कि कीलों के जो नुकीले सिरे होते हैं और चाकू की तेज़ धार होती है, ठीक है, तो किस कारण होती है, तो इसी क्या प्रणोद और दाब के कारण। ठीक है, और भवनों की जो नींव होती है वो चौड़ी होती है इसी कारण से। ठीक है, क्योंकि इकाई क्षेत्रफल पर दाब जो है वो लंबवत होता है। चलिए अब आगे देखते हैं 10.5 का 1 तरलों में दाब। तो फ्रेंड्स सभी द्रव या गैसें तरल होती हैं, है ना, और ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है, उसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वो जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवार पर दाब लगाते हैं। ठीक है, तो किसी भी परिशुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। मतलब किसी भी बर्तन में आप तरल को रखोगे तो वो अपने बर्तन के चारों ओर एक दाब डालता है ना, और उसका आकार जो है ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 10.5 का 2 उत्प्लावकता। तो फ्रेंड्स क्या आपने कभी किसी तालाब में तैरा है, या आपने देखा होगा कि आप पानी में जैसे ही डूबते हो तो आप हल्का अनुभव करते हो। क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि पानी से बाल्टी, जो भरी हुई बाल्टी है, अगर वो जब तक पानी में रहती है तब तक हल्की होती है और कुएं के पानी से जैसे ही बाहर आती है वो अधिक भारी लगने लगती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे या स्टील से बना जो जलयान है समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतने ही मात्रा में लोहा या स्टील की चादर यदि पानी में हम डालें तो वो डूब जाएगा। तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, तो उत्प्लावकता क्या है ये समझने के लिए एक और
एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेते हैं और बोतल के मुंह को मतलब उसका ढक्कन बंद कर देते हैं और पानी से भरी बाल्टी में डुबाने की कोशिश करते हैं। तो बोतल को पानी में धकेलेंगे तो आपको वो ऊपर आता हुआ महसूस होगा, और अधिक नीचे धकेलने पर आप उसे और अधिक गहराई में अगर धकेलने की कोशिश करोगे तो आपको कठिनाई होगी। और ये दिखता है कि पानी की बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है, और जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह डूब न जाए, है ना। तो अब बोतल को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो उछलकर सतह पर वापस आ जाती है। तो क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्य नहीं करता? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबी क्यों नहीं रहती? तो आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हो? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है और इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। मतलब बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है ना। तो हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है, और जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसीलिए छोड़ने पर वह ऊपर उठ जाती है। तो बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा, और इसे नीचे की दिशा में लगने वाली एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। और यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल और बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावक बल कहलाता है। ठीक है। तो मतलब अगर वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। ओके। और उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। तो सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं, और उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 10.5 का 3, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो पानी से भरा एक बीकर लेंगे, उस पर लोहे की कील डालेंगे और पानी की सतह पर रखेंगे, है ना। कील को लेकर पानी की सतह पर रखते हैं तो देखेंगे कि कील डूब जाती है, और कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है, और पानी कील पर उत्प्लावक बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है। लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए यह डूब जाती है। ठीक है। अब यही क्रियाकलाप हम या यही एग्जाम्पल हम एक बीकर में भरे पानी और एक कार के टुकड़े से लेंगे। तो अगर उसको हम पानी की सतह पर रखेंगे तो हम देखते हैं कि कार तैरता है जबकि कील डूब जाती है। तो ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण होता है। ठीक है। तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक है। किसको कहते हैं? किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक है। कार का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ ये है कि कार्क पर पानी का उत्प्लावन बल कार्क के भार से अधिक है, इसीलिए यह तैरने लगता है। ओके। और लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ ये है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए ये डूब जाती है। ओके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, जबकि द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। 10.6 आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आप एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसको एक कमानीदार तुला
जो मैंने और कई बार आपको डायग्राम में दिखाया है, या फिर रबड़ की डोरी से एक सिरे पर बांध दीजिए और तुले और डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए। ठीक है, और पत्थर के भार के कारण रबड़ की डोरी की लंबाई में वृद्धि होती है और कमानीदार तुला जो है उसका हम उसमें जो स्प्रिंग है वो उसका पाठ्यांक नोट करेंगे। ठीक है, तो अब पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे से डुबोएंगे। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि डोरी की लंबाई या तुला की माप में कमी या वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं तो डोरी की लंबाई या तुला के पाठ्यांक में कमी आती है, जबकि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। और डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब रबर की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबाने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है, इसके परिणाम स्वरूप रबर की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसीलिए लंबाई में वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है और यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होती है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह उस पर ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या आप अब स्पष्ट कर सकते हैं कि पत्थर में पानी पूरी तरह डूबने के बाद डोरी में प्रसार और कमी क्यों नहीं हुई थी? तो फ्रेंड्स, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं, जैसे कि ये जलयान, पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में काम आता है, दूधमापी जो दूध में किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, चलिए आर्किमिडीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम पर विख्यात है। ठीक है, जिसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत में उन्होंने ये देखने के बाद खोजा कि जब वो नहा रहे थे तो टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है, तो जिससे वो सड़क पर यूरेका यूरेका करके चिल्लाते हुए भागे। इसका अर्थ है मैंने पा लिया। तो फ्रेंड्स, इस जो ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। ओके, और उनके यांत्रिकी और ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें बहुत प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने उत्तोलक, घिरनी और पहिया धुरी के विषय में बहुत सारे ऐसे ज्ञान प्रस्तुत किए जो कि ग्रीक सेना और रोमन सेना के विरुद्ध जो लड़ाई हुई थी उसमें बहुत सहायक सिद्ध हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट हमारा है 10.7 आपेक्षिक घनत्व। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, है ना। तो घनत्व का मात्रक क्या है? घनत्व का मात्रक है किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व हमेशा समान रहता है और किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है और यह अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि सोने का घनत्व कितना है? 19,300 किलोमीटर प्रति घन। ठीक है, और उसी तरह प्रति घन मीटर। पानी का घनत्व कितना है? तो 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ओके, तो फ्रेंड्स, जब किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच करने में सहायता कर सकता है। ओके, तो
अब देखते हैं कि प्रायः किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना बहुत अधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है। और किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व के अनुपात है। मतलब आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, यही उसका सूत्र है। आप किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए हमको इस सूत्र पे उसका मान रखना पड़ेगा। और चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। ओके, चलो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है और पानी का घनत्व 10 का कितना है? पानी का घनत्व 10⁻³ प्रति घन मीटर। और इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 दिया गया है यहाँ पे। तो आपेक्षिक घनत्व का सूत्र लगा देंगे, चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब चांदी का घनत्व बराबर चांदी का आपेक्षिक घनत्व गुणित पानी का घनत्व, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हमको पानी का आपेक्षिक घनत्व प्राप्त हो जाएगा इतना 10.8 गुणित 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम कल से चैप्टर 11 शुरू करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल किया कीजिए। और फ्रेंड्स हमारा एक नया चैनल है रूलर एकेडमी, तो उस पर आप डेली करंट अफेयर्स के लिए उसको सब्सक्राइब कीजिए और डेली उस पर करंट अफेयर्स देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।